हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते और इन शब्दों का प्रयोग वो इस एक दूसरे के समानार्थी के रूप में कर लेते हैं। ध्वजारोहण और झंडा फहराना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इन दो शब्दों में अंतर। वैसे तो आम बोलचाल में या आम नागरिक इन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करता है, किंतु इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो देखते हैं क्या है वो अंतर। बट उससे पहले, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, तो हम ये जान लें कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या इसका जो रूप है वो समय के साथ परिवर्तन हुआ। तो पहले उस बात पे चर्चा करते हैं कि भारत के तिरंगे का स्वरूप किस प्रकार बदला, और उसके बाद बात करेंगे कि क्या अंतर है ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। पहला जो देखे आप, तो भारत का झंडा इस प्रकार से विकसित हुआ। 1906 में इस तरह का था, 1907 में, फिर 1917 में, 1921 में आके इस तरह का बना, 1931 में ये रूप आया, और जब 1947 में हम आज़ाद हुए तब वर्तमान स्वरूप का हमारे पास झंडा आया। तो इस प्रकार झंडे के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। तो उन्हीं परिवर्तनों को देखते हुए आज का वीडियो बनाया है। उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा मैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ध्वज आप देखिए यहाँ पे। सबसे पहला ध्वज जिसे डिजाइन किया गया था सिस्टर निवेदिता द्वारा, ठीक है, और सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किए हुए इस झंडे में तीन रंग की पट्टियां है, ठीक है, हरा, पीला और लाल। ठीक है, ऊपर 7 कमल है बने हुए हैं। मध्य में पीले रंग की पट्टी पे नीली शाही से वंदे मातरम लिखा हुआ है, और सूरज और चांद का चित्र बना हुआ है लाल रंग की पट्टी पे। तो ये था वो पहला झंडा जिसकी कल्पना की गई थी, जिसको निर्माण किया गया था सिस्टर निवेदिता द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला झंडा जो अगले ही वर्ष मैडम कामा द्वारा फहराया गया था, जिसमें रंगों में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, और जो कमल थे उसकी जगह सप्त ऋषि ने ले ली थी। ये वो सप्त ऋषि को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह है, और सूरज और चांद, ठीक है, वैसे ही रखे गए। रंग में भी थोड़ा सा हेर फेर किया गया, ऊपर केसरिया आ गया, बीच में पीला और नीचे हरा। ठीक है, तो ये था मैडम कामा द्वारा फहराया गया ध्वज। ठीक है, अगला ध्वज जो आया वो आया 1917 में। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा सोच में थोड़ी सी विचारधारा में परिवर्तन आया। ये आया था 1917 में। इसमें कुल 13 पट्टियां थी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाल रंग की पट्टियां है, और 1 2 3 4 चार हरे रंग की पट्टियां है। साथ ही सप्त ऋषि बने हुए हैं, चांद बना हुआ है। बट इससे भी बात, यहाँ पर यूनियन जैक लगा हुआ है। ये ब्रिटेन का झंडा है दोस्तों। तो इस तरह का झंडा 1917 में बनाया गया था। ठीक है, ये बना था जब हम होम रूल लीग की शुरुआत कर रहे थे, होम रूल लीग चला रहे थे, उस समय का ये झंडा है जो इस तरह का था। और ये हरा और लाल, ठीक है, ये भारत में रहने वाले दो प्रमुख धर्मों के बारे में जिक्र कर रहा था, प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, अगला झंडा बना 1921 में बेजवाड़ा में। इस तरह का झंडा बना जिसमें 3 रंग थे, लाल, हरा और सफेद। शुरू में इसकी जब बनाने की चर्चा की गई तो दो ही झंड रंग रखे गए, लाल और हरा, जो भारत के दो प्रमुख धर्मों को प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, किंतु बाद में अन्य लोगों की सलाह पे, प्रमुख रूप से महात्मा गांधी की सलाह पे, इसमें सफेद रंग भी जोड़ा गया, और वही परिवर्तित होके 1931 में ये आ गया, जिसमें चरखे को शामिल किया गया। जिसमें चरखे को शामिल किया गया। चरखा प्रदर्शित कर रहा था जीवन चक्र को।
चलता हुआ चरखा, जिसमें ये जाहिर था कि जीवन निरंतर चलता रहता है। ठीक है। अंतिम रूप से जो झंडा हमने शामिल किया, ठीक है, वो था ये तिरंगा। ठीक है। अब यदि आप बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा, तिरंगे में 3 पट्टियां है, केसरी, सफेद और हरे रंग की, और बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 धारिकाएं है। ठीक है। केसरी रंग प्रदर्शित करता है त्याग को, सफेद रंग प्रदर्शित करता है शांति को, और हरा रंग प्रदर्शित करता है सद्भाव को। ठीक है। और चक्र निरंतर चलते रहने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, और इसे हमने राष्ट्र ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है। तो ये है वो इतिहास जो स्वतंत्रता के पूर्व का है। ठीक है। और इसी झंडे को हमने शामिल किया जिसमें आज़ादी के बाद से किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है। और पहली बार जो ध्वजारोहण हुआ है वो 15 जुलाई को हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर होता है। तो जब हम बात करते हैं ध्वजारोहण की, ध्वज धन आरोहण, तो ध्वज को रस्सी के माध्यम से पहले ऊपर लेकर जाया जाता है और फिर उसे फहराया जाता है, फिर उसे लहराया जाता है। इसे कहते हैं ध्वजारोहण। और जब झंडा पहले से अपने शीर्ष पर हो और उसे सिर्फ खोला जाए और फहराया जाए, उसे कहते हैं झंडा फहराना। इसको समझिएगा दोस्तों कि क्या है वो अंतर, क्यों है ये अंतर। अंतर ये है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो हम स्वाधीन पराधीनता की बेड़ियों से स्वाधीनता की ओर बढ़े थे। ठीक है। तो हम अपना शीर्ष की ओर जा रहे थे, इसीलिए भारतीय ध्वज का आरोहण किया गया। ठीक है। किंतु गणतंत्र दिवस जब झंडा फहराया जाता है, उस समय भारत पहले से स्वतंत्र था, इसीलिए उस समय झंडा को पहले से शीर्ष पे रखा जाता है, सिर्फ उसे फहराया जाता है। ठीक है। तो अंतर बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सरल है। जब झंडे को आप रस्सी के माध्यम से पहले उसके शीर्ष तक लेकर जाएंगे और शीर्ष पर लेकर जाने के बाद जब उसे फहराया जाएगा, उसे कहते हैं ध्वजारोहण। और जब झंडे को पहले से झंडे के शीर्ष पे रखा जाता है और फिर फहराया जाता है, उसे कहते हैं झंडा फहराना। ठीक है। तो बहुत ही सरल सा अंतर है, आप लोग समझ ही गए होंगे, किंतु शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप समझ जाए कि अंतर क्या है। 15 अगस्त जिस दिन हम गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज़ाद हुए थे, उस दिन हम करते हैं ध्वजारोहण। आप देखिएगा स्वतंत्रता दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करेंगे। ठीक है। और जब 26 जनवरी आएगा तो भारत के राष्ट्रपति परेड की सलामी लेने से पहले झंडा फहराएंगे। ठीक है। तो ये मूल अंतर है दोनों में। अब इस झंडे के संबंध में बेटा बहुत सारी नियम भी है, और उस नियम को कहा जाता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है। ये कब बना? ये बना 2002 में। ठीक है। और यदि आप किसी तरह से तिरंगे का अपमान करते हैं, ठीक है, तो आपको नेशनल ऑनर्स एक्ट, जिसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, इसके अंतर्गत आपको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे अपने आसपास सड़कों पे, चौक चौराहे पे भारतीय तिरंगे बहुत बड़ी मात्रा में खरीदे बेचे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप खरीदे, फहराए, ठीक है, किंतु ससम्मान फहराए। ठीक है। ससम्मान उसे लहराए। यदि किसी तरह का अपमान होता है भारतीय तिरंगे का, तो आप सजा के पात्र होंगे। अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों लग सकते हैं आप पे। तो समझ लीजिए इस चीज को कि तिरंगा न केवल एक झंडा है, ये हमारे देश की आन बान शान को प्रदर्शित करता है, और इसीलिए इसका सम्मान हमेशा होना चाहिए। और उस सम्मान के लिए हमने एक फ्लैग कोड भी बना रखा है। ठीक है। तो मैं आपको अब बता देता हूं कि इस फ्लैग कोड में क्या बातें लिखी हुई है। ठीक है।
भारतीय झंडे को या तो हाथ से बुने हुए ऊनी, सूती, सिल्क, पॉलिस्टर या खादी के कपड़ों से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले पॉलिस्टर वाले तिरंगे बनाना अपराध की श्रेणी में आता था, किंतु अब पॉलिस्टर वाले झंडे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहले मशीन से बने या पॉलिस्टर से बने झंडे मान्य नहीं थे, केवल हाथ से बने हुए झंडे मान्य थे, किंतु अब मशीन से बने हुए झंडे भी मान्य है। ठीक है, ध्वज संहिता ये कहती है कि ध्वज को खुले स्थान में प्रदर्शित किया जा सकता है और ये किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है। पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा ऐसे ही नहीं फहराया सकता था। ठीक है, किंतु 2022 के बाद कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्थान पे, कोई भी शैक्षणिक संस्थान, किसी भी तरह की निजी संस्थान, निजी क्षेत्र में या फिर सार्वजनिक स्थल पर भी झंडा फहरा सकता है। और न केवल झंडा फहरा सकता है, इसे 24 घंटे फहरा के रख सकता है। पहले नियम ये था कि झंडा वंदन या ध्वजारोहण सूर्यास्त के बाद होगा और सूर्यास्त से पहले झंडे को ससम्मान वापस रखना होगा, किंतु नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब यह किसी भी समय दिन रात फहराया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर झंडा बहुत ऊंचे खंबे पे लगाया गया है। दिल्ली में आप सीपी देख सकते हैं, रेलवे स्टेशनों के नज़दीक देख सकते हैं, आपको ऐसा बड़े बड़े झंडे नजर आएंगे जो 24 घंटे फहराए गए हुए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यदि ध्वजारोहण राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, इसे जलाता है या इसे दूषित करता है, कुचलता है, ठीक है, तो उसे 3 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो बेटा, यदि आप तिरंगा खरीद रहे हैं, तिरंगा रख रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, ठीक है, तो आप ही की ये जिम्मेदारी है कि उस तिरंगे का अपमान न हो पाए, क्योंकि वो केवल तिरंगा नहीं है, हमारे देश की शान है। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, कि तिरंगा सिर्फ तिरंगा नहीं है, वो हमारी देश की शान है। अब बात करें इस तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए। क्या हम वर्गाकार तिरंगा बना सकते हैं? क्या हम तिरंगे को किसी भी आकार का बना सकते हैं? तो नहीं। इसी फ्लैग कोड में एक और बात लिखी गई है कि जो तिरंगे का साइज होगा, जो तिरंगे का आकार होगा, वो एक निश्चित अनुपात में होगा। वो अनुपात है 3:2। मतलब यदि चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी, इस तरह का। ठीक है, ये 3 और ये 2, ये निश्चित है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अनुपात यही होना चाहिए। तो चाहे आप कितना भी बड़ा तिरंगा बना ले, छोटा तिरंगा बना ले, अनुपात यही होगा। साथ ही साथ फ्लैग कोड में कुछ मानक भी दिए हुए, स्टैंडर्ड साइज भी दिया हुआ है। वो है ये 6300 इंटू 4200 mm, 3600 इंटू 2400 mm, 2700 इंटू 1800 mm, 1800 इंटू 1200 mm, 1350, 900, 900, 600, 450, 300, 225, 150 एंड 150 एंड 100। ये कुछ मानक दिए हुए हैं कि ये साइज जनरली आप अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप इससे छोटा नहीं बना सकते, इससे बड़ा नहीं बना सकते, बना सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड है। ठीक है, बट जो रेशो होगा वो यही होगा, हमेशा याद रखिए, 3:2। ये होगा तिरंगे का माप। ठीक है, तो आई होप आपको तिरंगे से संबंधित जो भी मूलभूत जानकारी है वो आपको पता चल गई होगी। अब आप तिरंगा यदि फहराते हैं या तिरंगा अपने घरों में, अपनी गाड़ी में, अपने मोटर बाइक पे लगाते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि 15 अगस्त के बाद उसका सम्मान उतना ही नहीं किया जाता। तो आप इस बात का ध्यान रखें
कि तिरंगा यदि आप अपनी गाड़ी या घर पे लगा रहे हैं तो उसे ससम्मान लगाए और उस सम्मान का पालन करते हुए उस तिरंगे को जब हटाना है तो आप उसे सम्मान सहित हटाए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो तिरंगे पे, ध्वजारोहण और झंडा फहराने के अंतर पे। साथ ही साथ आप लोगों को एक और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, वो ये कि इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ओजांग आईएएस एकेडमी ने आप लोगों के लिए कुछ विशेष छूट लेकर आए हैं। ठीक है, वो विशेष छूट ये है कि गुरुकुल 3.0 बैच जो हमारा लॉन्च हुआ है, ठीक है, इस गुरुकुल 3.0 बैच में की फीस में आपको 50,000 की छूट दी जा रही है। ठीक है, 50,000 की छूट दी जा रही है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। और ये छूट प्राप्त करने के लिए आप 13 अगस्त सुबह 10 बजे से 14 अगस्त की मध्य रात्रि तक ये आपको छूट मिलेगी। गुरुकुल एक ऐसा बैच है जिसमें हम यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं आप लोगों से ऑफलाइन मोड में। ठीक है, और पूरा करिकुलम एक बहुत ही सुव्यवस्थित और डिसिप्लिन तरीके से आप लोगों से उसका फॉलो करवाते हैं। तो जिन भी बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन लेना है वो दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक करे और इस भारी छूट का लाभ उठाए। दूसरा जो प्रोग्राम है हमारा वो है बेटा मेंटरशिप प्रोग्राम, ओजांग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस मेंटरशिप प्रोग्राम को हमने 15 अगस्त तक फ्री रखा है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपकी स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप उस स्क्रीन पे नंबर जो दिया हुआ है आप उस पर मिस कॉल कीजिए। हमारे मेंटोर्स की टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपका पूरा स्टडी प्लान बनाएगी। ओके, साथ ही साथ जो तीसरा ऑफर है वो इन बैचेस के लिए है। फाउंडेशन बैच 2025 के लिए, कॉन्सेप्टर बैच, ऑप्शनल बैचेस ऑफ पीएसआईआर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। याद रखिए ये सभी बैचेस ऑनलाइन हैं। ठीक है, और इन सभी बैचेस में हम 50% डिस्काउंट आप लोगों को दे रहे हैं, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा तिरंगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेष छूट है आप लोगों के लिए जो आप स्वतंत्रता दिवस से पूर्व इसका फ़ायदा उठाकर बहुत कम फीस में अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और जल्द से जल्द ओजांग आईएएस में एडमिशन लेके सफलता का हिस्सा बने। धन्यवाद, जय हिंद।